वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों और आम नागरिकों, अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है, अगर किसी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके जो भी परिवारजन है उनको अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है। इसके लिए पहले सारा जो प्रोसेस था वो ऑफलाइन था। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो आवेदन ऑफलाइन करना पड़ता था और संबंधित जो भी विभाग होता था कर्मचारी का, उसी विभाग से प्रोसेस किया जाता था। लेकिन अब सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि जो भी राज्य सरकार का आदेश था उसका मैंने पूरा बताया था कि किस तरीके से ये प्रोसेस होगा। आज बात करेंगे कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए एसएसओ लॉगिन से कैसे आवेदन करेंगे, कौन आवेदन करेगा, कर्मचारी की क्या डिटेल्स की आवश्यकता होगी और इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी जानकारी जरूरी है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करते समय तैयार रखना है ताकि आपको आवेदन में कोई समस्या नहीं हो। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है कि किन किन को मिलेगी या कब मिलेगी या कौन इसके लिए आवेदन करेगा। तो जो अक्सर पूछे जाने वाले 3-4 प्रश्न मैं आपको पहले तो वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कौन कर सकता है, तो राजस्थान के मृतक शासकीय सेवक के आश्रित राजस्थान अनुकंपा नियुक्ति ये तो अनुकंपा पोर्टल पे आवेदन कर सकते हैं। यानी जो भी आश्रित है, जो कर्मचारी जिनकी मृत्यु हो गई है उनके आश्रित है, चाहे उनकी पत्नी है, पुत्र है या दत्तक पुत्र, जो भी परिभाषा में आते हैं आश्रित की, वो आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है कि आवेदन कहाँ करना होगा। तो पहले तो क्या था कि जो भी कर्मचारी जिस विभाग का था उसी विभाग में ऑफलाइन आवेदन होता था, लेकिन अब आपको एसएसओ पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद में एसएसओ पोर्टल में आप एक नया मॉड्यूल शुरू किया गया, अनुकंपा राज CAMS आइकन है, उस पर आपको क्लिक करके अनुकंपा पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये जो जैसे ये पेज है ये अनुकंपा नियुक्ति का है, अनुकंपा.rajasthan.gov.in। अब इसमें आप जैसे ही एसएसओ लॉगिन करेंगे तो आपके इस लॉगिन में जाकर के ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। यानी आपको ये एसएसओ में रीडायरेक्ट करेगा। एसएसओ में जाने के बाद में आपको उसमें अनुकंपा वाला जो मॉड्यूल है उसमें आपको ये आवेदन करना होगा। क्या राजस्थान अनुकंपा नियुक्ति आवेदन के लिए जनाधार आवश्यक है, तो जनाधार बिल्कुल आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात की जो भी आश्रित आवेदन करना चाहें उनका नाम जनाधार में होना जरूरी है, अन्यथा उनका आवेदन नहीं हो पाएगा। तो जनाधार में आपको मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी है, क्योंकि OTP वगैरह या संपूर्ण जानकारी उसकी वेरिफिकेशन के लिए आपके OTP आएगा और तभी आप आवेदन कर पाएंगे। अन्यथा पहले जनाधार में सभी डिटेल्स से अपडेट करा लें और उसके पश्चात ही आवेदन करें, क्योंकि जैसे आप आवेदन करेंगे आपके जनाधार से डाटा फैच होगा और जो भी मेंबर आवेदन कर रहा है उनका नाम जनाधार लिस्ट में से ही उन मेंबर में से सिलेक्ट होगा और उसके बाद में OTP से वेरीफाई होगा। तो OTP के लिए आपका मोबाइल नंबर जनाधार में अपडेट होना जरूरी है। दूसरा, जो आवेदक जो आश्रित है उनका भी नाम जनाधार में होना जरूरी है ताकि उनका नाम आ जाए डाटा फैच करते समय। इसके बाद में क्या राजस्थान अनुकंपा नियुक्ति के लिए दिवंगत कर्मचारी की पहचान संख्या आवश्यक है। पहचान संख्या का मतलब हो गया कि एम्प्लॉय आईडी। तो सामान्य रूप से अभी जो भी कार्मिक लगे हुए हैं उन सभी की एम्प्लॉय आईडी बनी हुई है, लेकिन अगर कोई कर्मचारी दिवंगत कर्मचारी की मृत्यु अगर 1 अप्रैल 2014 के बाद हुई है तब तो सबके एम्प्लॉय आईडी बनी हुई है। लेकिन अगर कोई कर्मचारी जिनकी मृत्यु है 1 अप्रैल 2014 से पहले हुई है तो उनको कर्मचारी पहचान या एम्प्लॉय आईडी की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ऐसे बहुत रेयर केस होंगे, क्योंकि जो भी अनुकंपा नियुक्ति है उसमें आपको पता है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपको आवेदन करना होता है। तो ऐसी स्थिति में शायद ही कोई प्रकरण बाकी रहा हो। तो अब जो भी कर्मचारी सेवा में रहते हुए किसी भी कारण से उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उनकी एम्प्लॉय आईडी से ही की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जरूर ध्यान रखें। और उस स्थिति में अगर मान लो 1 अप्रैल 2014 से पहले हुई है तो दिवंगत कर्मचारी है उनकी विभाग के द्वारा प्रविष्टि है वो की जाएगी, यानी उनके विभाग की प्रविष्टि की जाएगी तो चल जाएगा काम। लेकिन जो अभी के जो भी कर्मचारी सभी की एम्प्लॉय आईडी है। अब बात करेंगे कि किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि ये काम सारा एसएसओ आईडी जो होगा, तो इसके लिए जो भी आवेदक है उनको अपना एसएसओ आईडी बनानी पड़ेगी। एसएसओ आईडी लगभग सभी की बनी होती है। सामान्य रूप से कर्मचारी उनकी गवर्नमेंट आईडी होती है और जो नॉर्मल व्यक्ति हैं उन सभी की सिटीजन आईडी होती है। अभी जो एम्प्लॉयज़ बन रहे हैं या जो भी नौकरी में लग रहे हैं उनकी भी पहले से सिटीजन आईडी बन चुकी है, तो वही आईडी है जो गवर्नमेंट आईडी काम करती है। तो सबसे पहले आपको एसएसओ लॉगिन करना है और इसके लिए आपको एसएसओ में लॉगिन करने के बाद में आपके जो अनुकंपा वाला जो मॉड्यूल है उसमें आपको संबंधित नियम भी मिल जाएंगे, आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज मिल जाएंगे, कैसे आवेदन करें या आवेदन करेंगे उस पर क्लिक करेंगे तो आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के बाद में आवेदन की स्थिति जानने के लिए भी आप चेक कर सकते हैं कि आवेदन की स्थिति क्या रहेगी। तो
अब इसके लिए जो भी निर्देश वगैरह है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से निर्देश है। तो यहाँ से जैसे आप इस पोर्टल पे जाकर के लॉगिन करेंगे तो आपको जो भी आदेश है वो PDF ग्रुप में डाउनलोड हो जाएंगे। अब ये तो सारा हो गया। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात की क्या क्या दस्तावेज चाहिए, तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आप बता देता हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति को अनंत कुमार नियुक्ति के लिए आवेदन करना है तो निम्न जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपने पास में तैयार करके रखने हैं। अगर वो तैयार नहीं है तो आप पहले वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, उसके बाद ही अप्लाई करें, नहीं तो आपका वैसे ही काम अटक जाएगा। तो अब इसमें कुछ डॉक्यूमेंट है जो मैंडेटरी है यानी अनिवार्य है, वो तो होने चाहिए। इसके अलावा कुछ है वो एप्लीकेबल है तो लगाने हैं, अन्यथा जरूरत नहीं है। जैसे पहला है डेथ सर्टिफिकेट ऑफ डिसीज एम्प्लॉय, यानी जो दिवंगत कर्मचारी है उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र, ये मैंडेटरी आवश्यक है, ये आपको चाहिएगा। उसकी PDF या जो भी है आपको अपलोड करनी पड़ेगी। दूसरा है जन आधार कार्ड, मैंने शुरू में बता दिया कि जन आधार कार्ड मस्ट है, उसके बिना आपका काम नहीं हो पाएगा। तो जन आधार कार्ड जरूरी है, वो तैयार रखें। और जन आधार कार्ड में भी 2 बातें हो, जो भी आवेदक है आश्रित है उनका भी नाम हो और मोबाइल नंबर अपडेटेड हो ताकि OTP वगैरह आए। तीसरा आधार कार्ड जो भी आवेदक है उनका जरूरी है। मूल निवास प्रमाण पत्र भी जरूरी है, अगर नहीं बनाया हुआ है तो बना लें। उसके बाद में बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 10th की मार्कलिस्ट है, ये आवश्यक है। उसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी जो भी आवेदक है उनकी शैक्षणिक योग्यता का, और अगर निरीक्षण है तो निरीक्षकता शपथ पत्र है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद में करेक्टिव सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय गेजेटेड ऑफिसर, यानी जो राजपत्रित अधिकारी है कोई, उनके द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। आप जब लॉगिन करेंगे तो आपके PDF का ऑप्शन भी आ जाएगा। आप अगर डाउनलोड करना चाहें ब्लैंक फॉर्मेट तो वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन से फॉर्मेट है, उसके लिए कहाँ से मिलेंगे। अब दूसरा है डॉक्यूमेंट, अगला डॉक्यूमेंट है पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट और अटेस्टेशन फॉर्म अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी स्व घोषणा के साथ में सत्यापन प्रमाण पत्र होगा। जो पुलिस सत्यापन रिपोर्ट होगी वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। इसके लिए आप या तो संबंधित थाने में आपके जो भी लग रहा हो वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, या ई मित्र से ऑनलाइन भी आवेदन कर लेंगे तो भी आपके कुछ दिनों में ये आ जाएगा। तो ये भी जरूरी है पुलिस सत्यापन रिपोर्ट। इसके बाद में चाइल्ड डिक्लेरेशन एफिडेविट, यानी संतान संबंधी घोषणा का जो भी स्व घोषणा प्रमाण पत्र है, शपथ पत्र है, एफिडेविट है, वो आपको तैयार करना पड़ेगा। तो आप जो भी एफिडेविट है स्टाम्प लेकर उसको आप नोटरी वगैरह करवा करके संतान संबंधी जो संख्या है, जो नियम है 2 से ज़्यादा संतान नहीं हो तो वो उसका शपथ पत्र आपको मैंडेटरी है। इसके बाद में परिवार की आय का शपथ पत्र, कि परिवार की वार्षिक आय इतनी है और परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है और अनंत कुमार नियुक्ति की आवश्यकता है। इस तरीके से आप जैसे ही नोटरी इसको आप जहाँ भी टाइपिंग वगैरह जो स्टाम्प वगैरह मिलते हैं वहाँ से आप इसको भी एक शपथ पत्र वो टाइप करवा लें। इसके लिए यहाँ फॉर्मेट भी चाहिए तो मैं आपको अगली वीडियो में फॉर्मेट भी उपलब्ध करा दूंगा। आप पोर्टल पे जाकर के लॉगिन करेंगे तो यहाँ आपकी PDF दी हुई, इनको डाउनलोड करके आप इस फॉर्मेट को भी प्राप्त कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं अगली वीडियो में इसको डाउनलोड करके फिर टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है एफिडेविट रिलेटेड टू अदर सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द फैमिली ऑफ द डिसीज एम्प्लॉय, यानी मृत कर्मचारी के परिवार की आय के अन्य स्रोत संबंधी शपथ पत्र की अन्य स्रोत से कोई आय है नहीं है उसका शपथ पत्र आपको देना पड़ेगा। क्योंकि अनंत कुमार नियुक्ति का प्रावधान भी तभी होता है जब कोई भी परिवार का सदस्य है वो अन्य कोई आय या अन्य किसी नौकरी में नहीं हो, तो वो भी आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। उसका फॉर्मेट आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा एफिडेविट फॉर मेंटेनिंग द फैमिली मेंबर्स, यानी ऑल मेंबर, यानी इस परिवार के सभी सदस्यों के भरण पोषण का शपथ पत्र आपको संलग्न करना पड़ेगा। और जो भी आवेदक है वो घोषणा करेगा कि मैं परिवार के सभी सदस्यों का भरण पोषण करूंगा अगर मैं अनंत कुमार नियुक्ति पाता हूं तो। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपको पता हो तो एक केस आया था जिसमें किसी पुरुष ने अपने बेटे की मृत्यु के बाद में अपनी जो बहू थी उसको अनंत कुमार नियुक्ति के लिए स्वीकृति दे दी। उसने शपथ पत्र भी दिया, लेकिन बाद में अपने सास ससुर को भरण पोषण से मना कर दिया और फिर कोर्ट का आदेश हुआ कि उसको निश्चित राशि है वो सास ससुर को देनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में ये एफिडेविट पहले ही शपथ पत्र के रूप में लिया जाता है कि परिवार के सदस्यों के भरण पोषण की जिम्मेदारी जो भी अनंत कुमार नियुक्ति प्राप्त कर रहा है उसकी होगी, क्योंकि उसको नौकरी मिल रही है। इसके अलावा एफिडेविट ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन दैट ऑल इन्फॉर्मेशन गिवन इज करेक्ट, यानी स्व घोषणा का पत्र की जो भी सूचनाएं दी हुई है वो सही है, उसका भी एक आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा और ये भी मैंडेटरी है, जरूरी है। अब इसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो एप्लीकेबल है तो आपको लगाना है, अन्यथा जरूरत नहीं है। जैसे राशन कार्ड आवश्यकता है तो लगाया, नहीं तो जरूरी नहीं है। इसके अलावा आवेदक की गोद लेने या दत्तक प्रमाण पत्र, तो गोद लेने या दत्तक प्रमाण पत्र का मतलब होगा कि अगर कोई गोद लिया हुआ आश्रित अगर अनंत कुमार के लिए
आवेदन करता है तो उसको दत्तक प्रमाण पत्र है वो जरूर लगाना पड़ेगा। अन्यथा नॉर्मल अगर पुत्र पुत्री है या पत्नी है तो कुछ आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा टीएसपी बोनाफाइड सर्टिफिकेट अगर टीएसपी क्षेत्र के हैं तो जरूरी है, अन्यथा जरूरी नहीं है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके जाति प्रमाण पत्र लागू होता है तो जरूरी है, सामान्य है तो कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अगर कोई आश्रित है वो दिव्यांग है तो उसका सर्टिफिकेट है। इसके बाद में करेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाई लास्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी अंतिम शिक्षण संस्था का प्रमाण पत्र आवश्यकता हो तो आप लगाएं। और लगभग जो भी 10वीं 12वीं जो भी करते हैं तो उनके विद्यालय द्वारा अंतिम प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसके अलावा डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड इन द केस सी और इज अनमेरिड एप्लीकेंट यानी जो आवेदक है अगर अविवाहित है तो उसका भी एक घोषणा पत्र है, वो भी अगर लागू होता है यानी अविवाहित है तो आपको लगाना है, अन्यथा जरूरत नहीं है। और अगर विवाहित है तो डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय द नेम एप्लीकेंट रिगार्डिंग डोरी यानी दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र कि या तो शादी हो गई है तब तो लगाना पड़ेगा और नहीं है तो पहले से घोषणा करनी पड़ेगी कि मैं दहेज नहीं लूँगा। तो जैसे भी लागू होता हो वो आपको, और यहाँ इसका फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद में कंबाइंड डॉक्यूमेंट ऑफ separate affidavits by each member of the family expressing their consent for the appointment of the applicant यानी परिवार के प्रत्येक सदस्य की सहमति कि मैं जो भी आवेदक है उनके पक्ष में सहमति की वो इसको नौकरी देने के लिए सहमत है, उनकी अपनी अपनी, और प्रत्येक का शपथ पत्र है वो एक संयुक्त दस्तावेज रूप में एक पीडीएफ ग्रुप में आपको अपलोड करना पड़ेगा। यानी प्रत्येक जो भी मेंबर है फैमिली का वो घोषणा करेगा कि इसको अगर नौकरी दी जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, नहीं अपनी सहमति व्यक्त करेगा। तो वो जितने भी परिवार के मेंबर है प्रत्येक का एफिडेविट होगा और सबकी एक ही पीडीएफ होकर के वो अपलोड होगी। इसका फॉर्मेट भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा जहाँ भी आप स्टाम्प वगैरह लेते हैं वहाँ आपको ये सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे। अगला है एफिडेविट ऑफ नो अदर फैमिली मेंबर इज ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट या कॉरपोरेशन अंडरटेकिंग है कि जो भी कर्मचारी जिनकी डेथ हुई है उनके परिवार का अन्य सदस्य, चाहे उनकी पत्नी पुत्र वगैरह सरकारी या सदस्य कर्मचारी की मृत्यु के समय आश्रित को कोई नियुक्ति से पहले सरकारी बोर्ड निगम या उपक्रम में कोई कर्मचारी नहीं होने का शपथ पत्र। नौकरी का मैंने कहा कि प्रावधान तभी है जब उनके आश्रित में से कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं हो और उनकी आय बहुत कम हो और कमाने वाला कोई नहीं हो। इसलिए अगर कोई कर्मचारी है जिनका पुत्र पुत्री या पत्नी अगर पहले से ही सर्विस में है तो उनको नहीं मिलती है तो इसका भी आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा कि परिवार का कोई भी सदस्य है वो पहले से किसी सरकारी नौकरी में नहीं है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके रखें, इन सबको आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब इसके बाद में अगला स्टेप क्या होगा यानी अनुज कुमार नियुक्ति के लिए आपको किस तरीके से आवेदन करना है, तो उसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो आपको 2 भागों में बता रहा हूँ। तो ये पहला भाग था जिसमें मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको आवश्यकता होगी। अब बात करेंगे अगली वीडियो में कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखेंगे, उसके बाद में आपको आवेदन कैसे करना है और किन किन जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।